हर बार चुनाव से पहले सीमांचल बोल के एक हवा चलती है, सीमांचल का एक मुद्दा सर उठाता है और उसके बाद फिर गौण हो जाता है। तो ये क्या, इसके पीछे राज क्या है? आपकी सरकार बन गई तो बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी मांस मछली बेचने पर बैन लगा देंगे आप लोग। आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन को आप पाबंदी नहीं लगाएंगे? भाजपा विभाजन के पक्ष में नहीं है, आप कहना चाहते हैं कि अगर हम बात करें विभाजन के पक्ष में नहीं है तो फिर गोरखालैंड की भी बात आती है। ऐसे देशों को क्यों फंडिंग की जाए जो फंडिंग हमारे ही विरुद्ध इस्तेमाल हो, जब हमें पता है कि वो देश ऐसा कार्य कर रहे हैं और हम उन्हें रोकने की बजाय उन्हें फंडिंग देकर और मजबूत कर रहे हैं। इस बार सिलीगुड़ी में भाजपा का मुख्य कौन सा मुद्दा है जिस पर चुनाव लड़ेगी? मुख्य एकदम मेन पॉइंट क्या होगा? मेन पॉइंट 2-3 चीज है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खबर समय के खास कार्यक्रम लेट्स टॉक में। मैं आपके साथ संजय एडमैन, आपका होस्ट, और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वह 2012 से भाजपा के साथ दिलो जान से लगे हुए हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने एक बहुत लंबा सफ़र भी तय किया है और फिलहाल उन्हें सिलीगुड़ी विभाग के संयोजक के रूप में उन्हें चयनित किया गया है और आज वो हमारे बीच हैं। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। तो आज उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके जीवन के बारे में भी और उनसे कुछ सवालात करेंगे जो हमारे इलाके के बारे में होंगे। इनके जो क्षेत्र है, इनका जो क्षेत्र है जहाँ की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है उसके बारे में भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सबको। सबसे पहले 2012 के बाद आप जो दिल से जुड़े रहे, आपको फिर एक मौका मिला 2016 में चुनाव लड़ने का डाबग्राम फुलवाड़ी से। उस दौर में आप जिनके सामने खड़े हुए थे वह थे गौतम देव। जहाँ तक मुझे याद है गौतम देव के सामने आपने प्रतिद्वंद्विता की थी और आप हार गए थे। उसके तुरंत बाद आप लगातार, मैंने देखा आप इस लाइमलाइट से पीछे चले गए, लाइमलाइट में नहीं रहे। लाइमलाइट से आपको एकदम से आप गायब हो गए और बैक स्टेज में जाके शायद आपने काम किया। मगर ऐसा क्या कार्य आपने किया कि समीक भट्टाचार्य ने आपको सिलीगुड़ी विभाग का संयोजक बनाया, आपके अंतर्गत 4 जिलों को दिया? ऐसा क्या मैजिक था? देखिए समीकदा, हम ये सब पुराना दिन से एक साथ काम कर रहा था, तो समीकदा हमको देखा है हम कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम किया। तो उनको शायद उनको दिमाग में आया जो ये जो क्षेत्र है अभी उत्तर बंगाल में भाजपा का सबसे क्या रिटर्न देने वाले क्षेत्र है पश्चिम बंगाल भाजपा के। जैसा यहाँ पर हम लोग लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट देखे, विधानसभा इलेक्शन का बहुत अच्छा काम अच्छा किया। ये सब हुआ है 2019 का बाद, तो तब हम काम किए थे, तब हम स्टेट में काम कर रहा था। इसको पहले जो ये उत्तर बंगाल में 2019 में हम पूरा उत्तर बंगाल का कन्वेनर थे। ये जो अभी 4 जिला का दिए थे उसमें 8 जिला का दिए थे। रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ। तब संगठन का इतना गहराई नहीं था, अभी हम लोग को संगठन बहुत अच्छा हुआ। लेकिन समीकदा ने शायद सोचा था ये रथिंदा का वो क्षेत्र है, पहले रथिंदा वहाँ से स्टार्ट किया, अभी रथिंदा को वहाँ दायित्व देने से पुराना जो कार्यकर्ता है जो अभी काम सामने नहीं है सब आगे आएंगे, उन लोग काम करेंगे, इसलिए शायद हो। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा थिंकिंग है, दूसरा भी कुछ हो सकता है। नहीं, आपने क्या माने लाइमलाइट से दूर रह के कोई कार्य भी किया था जिसके वजह से आपको ये कार्य किया था? हम या सिर्फ आपके अनुभव के तौर पे आपको दिया? नहीं, हम भाजपा के लिए जितना संगठनिक जगह है मोरलेस सब जगह में काम किया। हम जिला सभापति के होने का बाद हम यहाँ से स्टेट का सेक्रेटरी का काम किया। सेक्रेटरी होने का बाद हमको उत्तर बंगाल जोन का काम दिया जो लोकसभा इलेक्शन में। उसको बाद हमको राज्यों का जनरल सेक्रेटरी बनाया। उसको पहले हम मेंबरशिप इंचार्ज थे स्टार स्टेट का। वो क्या हुआ, मेंबरशिप जब हम इंचार्ज थे तब हम सारा इंडिया में मेंबरशिप के बारे में हम लोग 1 नंबर हुआ थे। आप वेस्ट बंगाल भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट भी? हाँ, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी के बाद वेस्ट बंगाल वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व संभाला।
तो ये जो अम्फान हुआ था, आपको जो बूथ सशक्तिकरण का काम जो हो रहा है वो मैंने किए थे। ये सब जो सांगठनिक काम है वो काम हमको पार्टी दिए थे, हम किए थे। हमारा काम है टीम वर्क, तो हम लोग टीम वर्क का जो ध्यान है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम को जाके हम लोग टीम वर्क किए थे, सक्सेसफुल हुए थे, हम लोग अच्छा काम किए थे। अच्छा रथिंद्र, आप जब हमारे साथ आ ही चुके हैं, हम जब बातचीत कर ही रहे हैं, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। 2016 का जो चुनाव था, उस समय भाजपा की स्थिति और आज के दौर में भाजपा की स्थिति अगर वर्तमान समय में बोले तो उत्तर बंगाल में, और खासकर मैं बोलूँ जलपाईगुड़ी, डाबग्राम, फुलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कैसी स्थिति है अभी? देखिए, ये बोलने से आपको संगठन तो है, कितना आदमी जुड़ा रहते हैं संगठन में, काम में, ये है संगठन। जितना आदमी जुड़ा रहेंगे इतना ही अच्छा होगा। देखिए, हमारा जब सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला है 2016 में, हमारा 3 मंडल थे। 3 मंडल थे शहर में, 3 मंडल से गांव में। अभी सिलीगुड़ी शहर में आपको 8 मंडल आ गया, 3 से 8। तब एक मंडल में हमारा 10-12 कार्यकर्ता हुआ करते थे, ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं थे। अभी एक मंडल में हमको 61 कार्यकर्ता है जो टीम कमेटी में है। तो वहाँ 10-12 होगा तो 3 मंडल में 30 शहर में होता है। अभी वहाँ पर 8 मंडल हो गया, 8 में आपको 60 कार्यकर्ता, 480 कार्यकर्ता का लिस्टेड नाम है। तो ज़्यादा आदमी, अभी बहुत ज़्यादा आदमी हो गया जो काम में, बीजेपी का काम में है। इसलिए हमें एकदम निर्द्विधा बोल सकते हैं जो हमारा संगठन भी बढ़ा। संगठन का ये होने के बाद दूसरा चीज़ है, हम लोग ऐसा एक रचना बनाया, सारा इंडिया में भी है ये रचना, जो हमारा 5-6 बूथ लेके एक शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्र हम एक इंचार्ज है। अभी इस इलेक्शन के लिए हम लोग शक्ति केंद्र में और 2 कार्यकर्ता को युक्त किया है। एक को शक्ति केंद्र का इंचार्ज बनाया, एक को शक्ति केंद्र का लीडर बनाया। जो शक्ति केंद्र लीडर वो जाके, वो थोड़ा सीनियर है, वो जाके काम करेंगे। शक्ति केंद्र जो इंचार्ज है वो घर घर जाएंगे, घर घर जाके काम करेंगे। ऐसा एक एक काम बटा हुआ है। इसीलिए हम लोग का काम का जो सिस्टम है पहले से अभी बहुत बहुत अच्छा हुआ। तो संगठन यहाँ जो है वो मजबूत है आपके हिसाब से? हाँ। लेकिन बीच बीच में सुनने को मिलता रहता है कि संगठन में असंतुष्टि है लोगों में, क्योंकि जो पुराने लोग थे उनको भी दरकिनार किया जाता रहा है। जैसे आप भी बहुत दिनों तक पीछे रहे, 10 साल तक, फिर वापिस आए। ये बात हम नहीं बोलेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे रहा। हम निर्वाचन प्रक्रिया, हमको पार्टी नहीं चुना है, क्योंकि उन लोग को दिमाग में ऐसा था जे ये अच्छा काम करते हैं संगठन का, तो इसीलिए संगठन का काम दिए थे। मगर आप अगर देखें एक चीज़ को गौर से अगर देखें, डाबग्राम फुलबाड़ी में जो शिखा चटर्जी जो है वह भी पहले किसी और अन्य दल से थी, उन्हें लाया गया और उन्हें कैंडिडेट बनाया गया। और सिलीगुड़ी विधानसभा जो क्षेत्र था वहाँ पर भी जो MLA जो जीते वो भी पहले किसी अन्य दल से थे, उन्हें लाकर दिया गया। तो उस समय भी ऐसे बहुत सारे सवाल उठे थे कि क्या कोई योग्य कैंडिडेट भाजपा के पास खुद का तैयार किया हुआ, जिसको अगर हम खुद का मटेरियल बोले, खुद का मटेरियल कोई है नहीं ऐसा जिसको कैंडिडेट के रूप में देखा जा सकता है? नहीं, उस टाइम पार्टी का दृष्टिभंगी एक अलग था। अभी उसका बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे हम, क्योंकि दृष्टिभंगी अलग था। हम लोग थोड़ा वीक था 2016 में। 2021 में भी विश्वास थोड़ा हमारा कम था, लेकिन अभी तो हो गया। तो मतलब अब वॉशिंग मशीन वाला फार्मूला आप नहीं अपनाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भाजपा ऐसा एक दल है जो अगर उन लोग को जैसा उन लोग को पॉलिसी है वो पॉलिसी माफिक काम करेंगे। एक बहुत बड़ा जो सोच है यहाँ के लोगों की, बंगाल के, पश्चिम बंगाल के लोगों की, वह है कि उसके साथ जो तृणमूल है वह भी आरोप लगाता रहा है और भी लोग आरोप लगाते रहेंगे। भाजपा पश्चिम बंगाल की जो मूल संरचना है, यानी कि यहाँ की जो संस्कृति है, उसको समझ ही नहीं पा रही है, उसको समझती ही नहीं है और उसको बदल सकती है। अगर वह सत्ता में आती है तो उसको बदल देगी। इस धारणा को आप कैसे बदल सकते हैं लोगों की सोच को? मैंने एक क्वेश्चन आपको करेंगी, क्या पश्चिम बंगाल का संस्कृति मार्क्सिस्ट लोग ठीक रखते थे?
उनको संस्कृति खत्म कर दिए थे। बंगाल का संस्कृति क्या थे? घर घर में पूजा होते थे। इवनिंग में हर आदमी जाके घर घर में जाके दिया जलाते थे। घर में पूजा होते थे, अल्पना होते थे, ये होता था। कम्युनिस्ट लोग आके वो खत्म कर दिया। धीरे धीरे वो सब बंद हो गया। इन लोग पूरा बंगाल का जो संस्कृति थे वो खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे, क्योंकि इनका ये पॉलिसी है। लेकिन भाजपा अभी 21 स्टेट में ये सरकार में है। किसी को बस अकेला है, किसी को बस जोट में है। अब देखिए तो तमिलनाडु से असम का संस्कृति खराब हो गया। आपको उड़ीसा का संस्कृति खराब हो गया। उड़ीसा संस्कृति भी अच्छा है, असम का संस्कृति भी अच्छा है। ऐसा राजस्थान का संस्कृति खराब हो गया, लेकिन बंगाल का संस्कृति खत्म हो जा रहा है। जो बंगाल एक दिन कल्चरल कैपिटल बोलते थे आदमी लोग, अभी बंगाल का कोई आप मूवी देखिए तो, जिसमें सत्यजीत राय का माफिक एक डायरेक्टर आए थे, कितना गर्व करते थे हम लोग। फ्रांस का प्रेसिडेंट आके संस्कृति ये सत्यजीत राय को पुरस्कृत किए थे। हाँ, आज कोई ऐसा सिनेमा है जो मुस्लिम का तोषण नहीं तो साउथ इंडियन कोई मूवी का कॉपी करके करते हैं। जो बंगाल एक दिन बॉलीवुड मूवी का सब कुछ का पीछे से काम करते थे, बांग्ला सिनेमा भी होता, नेक्स्ट डे में वो जाके हिंदी सिनेमा होता था। अभी ऐसा एक भी नहीं है। तो ये कल्चर खत्म हो गया कि नहीं, कल्चर खराब हो गया कि नहीं, ये दिस इज द प्रभाव ऑफ कम्युनिस्ट लोग नहीं चाहते थे जो बंगाल का कल्चर वो आगे बढ़ी। इन लोग तो रविंद्रनाथ ठाकुर को तो बोले थे बुर्जुआ को भी। इन लोग अपना एक ये कर रहे थे, एक कल्चर बना रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता वो कल्चर भी खत्म हो गया, क्योंकि सबका पीछे एक है इकोनॉमी। बंगाल क्या बोले थे? बंगाल में जमींदार वो शत्रु है, जमीन नहीं होना चाहिए जमींदार का पास। जो बिजनेस करता है इंडस्ट्रियलिस्ट, वो शिल्पपति, वो देश का शत्रु है, उससे खत्म करो। आज क्या है? जो बंगाल एक दिन बिजनेस में टप थे, आपको याद होगा कि नहीं, बंगाल से फर्स्ट जो एक्सपोर्ट बंगाल से होते थे, क्योंकि यहाँ का पोर्ट था। चाँद सौदागर कहाँ का था? चाँद सौदागर जो बिजनेस किए थे, एक्सपोर्ट किए थे, वो बंगाल का था। पहला ये आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस करते थे। जो हावड़ा एक दिन इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब था। हम कुछ दिन पहले बॉस्टन में गए थे, लोहे का वो जो ट्रेन का ऊपर एक लोहे का ये था, उसमें लिखा था हावड़ा, उसमें लिखा था हावड़ा और इंडिया। अभी भी है हावड़ा। अभी देखिए तो एक छोटा बात बोलते हैं आपको, हावड़ा में जब शादी होते थे ना, कोई लड़की को शादी में मैंने पसंद करते थे, तो वो लड़की का बारे में पूछते थे तो वो लेथ मशीन चलाते सकता है कि नहीं, तब उसको शादी होते थे। ये वन ऑफ द क्वालिटी। हाँ, लेथ जानते, ऐसा वहाँ का काम होता था। अभी कुछ नहीं है। आप देखिए तो जो होशियारी आप भी देखा था 15-20 साल पहले, इंडिया को पूरा डोमिनेट करते थे वेस्ट बंगाल का होशियारी शिल्प। क्या नहीं था, अभी क्या हो गया? क्योंकि हमारा युवा का मन में बिजनेस का एगेंस्ट में बात बोल के उन लोग को डिमोरलाइज कर दिया। ये सब कुछ देन है वहाँ का। लेकिन क्या है, अभी लोग समझ रहा है जो क्या क्या हम लोग ये किया। और ममता बनर्जी का काम कुछ नहीं किया, क्योंकि उनका वो एक ही बारे में सोचा था। उसका भी सेकेंड कम्युनिस्ट उन लोग है। मैं पूछूंगा उस पर भी आपको सवाल। हाँ, अगर आपकी बात खत्म हो गई है तो मैं आगे बढ़ूँ। हाँ ठीक है।
कुछ सवाल ऐसे हैं जो शायद थोड़ा ऐसा सवाल हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन उनका पूछना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप भाजपा के साथ हैं, भाजपा से बिलोंग करते हैं और आपको एक बड़ा दायित्व मिला है, तो हमारे जितने फॉलोअर हैं लाखों की संख्या में, वो भी जानना चाहेंगे कि आपका व्यू क्या है, भाजपा की ओर से आपका व्यू क्या है। इसलिए अभी कुछ दिनों पहले आपने कहा कि आपकी भाजपा की सरकार गठबंधन की, और भाजपा की सरकार लगभग 21 स्टेट में है आज के दौर में, तो आपकी सरकार बन गई तो बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी मांस मछली बेचने पर बैन लगा देंगे आप लोग, माने बंद कर देंगे। हाल ही में ये मुख्यमंत्री ने कहा था, मैंने नहीं कहा, क्या वाकई में ऐसा कर सकते हैं आप लोग? आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन को आप पाबंदी नहीं लगाएंगे? देखिए, ये दिमाग में जो बोलते हैं वो बहुत चालाक आदमी है। हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे। हम कुछ दिन पहले पुणे में गए थे, पार्टी का काम से ही गए थे हम लोग। ऐसा 50 लीडर लोग को डिफरेंट स्टेट में भेजा था, जो बंगाली लोग जो होता है, बंगाली लोग के साथ परिचय करिए, जाके बोलिए उन लोग के बारे में। तो हम, मेरे दायित्व तो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र का इंचार्ज बनाया था। महाराष्ट्र में हम पुणे खुद गए थे, और दूसरा लीडर लोग बॉम्बे गए थे, कोई नागपुर गए थे। दुर्गा पूजा होने का पहले वहाँ पैंडल बना था। 76 दुर्गा पूजा पुणे शहर में होते हैं, सब बंगाली हिंदू लोग करते हैं। नॉट द पॉइंट, हम बंगाली हिंदू बोला, नॉट बंगाली। हमको एक पैंडल में गए, थोड़ा बारिश हो रहा था, तो हम उधर जब गाड़ी से उतरा तो थोड़ा कादा हो गया था, वो डर्टी हो गया था। बैठा, मेरे परिचय जानने के बाद बोले दादा आइए बैठिए, एक साथ उधर पर माने मटन बन रहा था, उन्होंने मटन खिलाया, हमको वहाँ से छोड़ा। तो अगर पुणे में दुर्गा पूजा का पहले लोग मटन खाते थे, तो वो पुणे महाराष्ट्र में तो भाजपा सरकार है। ये जैसा बोल रहा है ना, ये इसका पीछे एक कारण है ये मिथ्या, अर्थात लाई बोल के किसी आदमी को डाइवर्स करना। आपको हम दूसरा जो जगह, गोवा का बेस्ट डिश कौन है? सी फूड है वहाँ का। नहीं, गोवा क्या बोलते हैं? फिश करी राइस। हाँ, फिश करी। गोवा में कौन सरकार है? गोवा में कौन सरकार है? आप लोगों का ही है। आज नहीं, 10 साल से गोवा का चीफ मिनिस्टर भाजपा का है। वो बंद हो गया, बंद हो गया। खाना उना तो एक कल्चर का बात है यार। खाना जो बोलते हैं ना, जो लोग, उसको सोचना पड़ेगा। ये खाना का ये स्टाइल कैसे आया? खाना का स्टाइल ऐसा है इकोनॉमी, अरे सॉरी, एनवायरनमेंट का ऊपर से। बंगाल का आदमी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मछली क्यों खाते हैं? आपको राजस्थान का आदमी क्यों नहीं खाते हैं मछली? राजस्थान में मिलता नहीं है, नदी नाला कम है उनको। बंगाल में इजीली मछली मिलता है क्योंकि बहुत तालाब है, ये है वो है। लोग तो जो इजीली मिलता है वही तो खाएंगे, वही तो पहनेंगे। सो भाजपा कभी नहीं बोलेंगे जी असम का बंद हो गया, उड़ीसा में बंद हो गया खाना। ये उल्टा सीधा बात बोलने का बात, ये दिस इज मेन क्या है, लोग को गुमराह करने के लिए बात बोलता है। हम क्वेश्चन करेंगे जो उनको बोलते हैं, जो बोलते हैं उसको क्वेश्चन करेंगे। पश्चिम बंगाल का इकोनॉमी आज क्या है, इसका बारे में बोलिए। हमारा घर का लड़का लड़की नौकरी करने में क्यों बाहर जा रहा है? हमारा घर में कोई बीमार में पड़ा तो उसको क्यों राजस्थान, अरे कर्नाटक जाना पड़ता है, क्योंकि महाराष्ट्र जाना पड़ता है? हमारा सब कुछ बाहर से कंट्रोल हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी खत्म हो गया। 6000 से ज़्यादा कंपनी पश्चिम बंगाल से चला गया यहाँ से। अब जितना बड़ा कंपनी देखिए, सब चला गया क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं है इधर का। नौकरी हमारा इधर से चला गया। हम बहुत बार बोलते हैं
अमिताभ बच्चन कहाँ का था, बचपन कहाँ बीता? इलाहाबाद। बांग्ला भी नहीं बोलते थे। क्यों कलकत्ता में आया नौकरी करने के लिए? क्योंकि कलकत्ता इजी था नौकरी मिलने का। अमिताभ बच्चन का माफी, ऐसा बहुत सारे आदमी हैं जो नौकरी करने में पहले लाइफ में कलकत्ता आया था। अभी कोई कलकत्ता आते हैं? अभी सब बेंगलोर जाते हैं। बेंगलोर में 14 लाख से ज्यादा बंगाली वर्किंग करते हैं। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि हमारा इकोनॉमी एकदम नीचे जा रहा है। ये पहले से ही हुआ। बिजनेस अगर नहीं बढ़ेगा, इंडस्ट्री नहीं होगा, तो धीरे धीरे गिर जाएंगे। अच्छा फिल्म भी नहीं होगा, अच्छा साहित्य भी नहीं होगा, अच्छा काम भी नहीं कर पाएंगे अगर आपका पास पैसा नहीं है। ममता बनर्जी क्या किया? आपको एक चीज़ हम बोलेंगे, जी हम लोग बोलते हैं सत्येंद्रनाथ बोस, बोसु आइंस्टाइन थ्योरी, कहाँ का आदमी है? कलकत्ता का। जगदीश चंद्र बोस जो रेडियो आविष्कार किया था, जो गाछ में प्राण है आविष्कार किया था, विज्ञान बंगाल का एकदम टॉप में था। विज्ञान का अभी ममता बनर्जी कितना साइंस डेवलपमेंट करने के लिए बजट में किया? 70 करोड़ लास्ट बजट में। और माद्रासा डेवलपमेंट करने के लिए 5000 से ज़्यादा करोड़ किया। तो ऐसा आउटलुक होगा तो वो जगह को भी डेवलपमेंट नहीं होगा, नीचे चला जाएगा जितना दिन होगा। अभी सोचने का टाइम आ गया हम लोग का। हम लोग को सबको हम बोल रहे हैं जो बंगाल में रहते हैं, जो बंगाल के रहते हैं मीन्स बांग्ला बोलेंगे ऐसा नहीं है। जो पुरुष होके बंगाल में रहते हैं, जिनको बंगाल से बाहर से आया है, उन लोग बंगाली है। उन लोग को कंट्रीब्यूशन हमारा इकोनॉमी में बहुत है। सबको, जो बंगाल बोलते हैं, जो बांग्ला नहीं बोलते हैं, जो बंगाल में रहते हैं, सबको एक ही अपील है कि भाई बंगाल को बचाइए। नेक्स्ट जो बोलेंगे वो और ख़तरनाक है। बंगाल का ख़त्म करने के लिए द्वितीय बांग्लादेश, पश्चिम बांग्लादेश बनाने के लिए एक षड्यंत्र हो रहा है। क्या एक मुस्लिम लड़का जो अभी ये में है, जेल, तिहाड़ जेल में है, क्या नाम है उसका, नाम हम नहीं लेंगे मुख में, वो क्या ओपन माइक में बोला है, हमारा 22 किलोमीटर बंगाल का ये जो चिकन नेक बोलते हैं, इधर से 22 किलोमीटर वो बोल रहा है ओपन माइक में, इधर जो रहते हैं 22 किलोमीटर का, इधर सब मुस्लिम है, इधर जो रहते हैं सब मुस्लिम है, हम लोग रास्ता बंद कर देंगे, इंडिया को इधर ख़त्म कर, माने कट ऑफ कर देंगे। तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट ख़त्म, बंगाल भी ख़त्म आधा। क्या करेंगे? तो इन लोग सोच है, इन लोग को बाहर से फंड मिल रहा है, ये जगह को डिस्टर्ब करने के लिए कर रहा है। इसीलिए भाजपा बोल रहा है अभी जे पश्चिम बंगला नॉट ओनली इलेक्शन, हम लोग पश्चिम बंगला के बचाएंगे तो इंडिया बचेगा। इसलिए पश्चिम बंगाल का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो काम कर रहा है ममता बनर्जी, वो इसका बारे में कभी सोचते भी नहीं है। अगर सोचता तो बॉर्डर का जो फेंसिंग होने के जो ज़मीन, ये ज़मीन पहले दे देते। अभी तक ज़मीन नहीं दिया बॉर्डर करने के लिए। जो अंदर वहाँ से आते हैं आतंकवादी वगैरह, सब वहाँ से घुस कर आके हमारा इधर को कब्जा कर रहा है। सब कुछ हमारा पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। हमारा जो सरकार का तरफ से हमारा जो पीछे जो आदमी लोग रहते हैं उसको उठाने के लिए जो ये करता है, सब उन लोग ले लेते हैं। क्योंकि उन लोग ऐसा ही करते हैं, आते हैं आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं, बना के रेशन कार्ड बना के डुप्लीकेट बना के, नॉट ओनली यहाँ पर नहीं है भाई साहब, वो पूरा इंडिया में छाए जाते हैं। आप अगर दिल्ली में जाइए, नोएडा में जाइए, नाम रखेगा लक्की,
उसका नाम रहेगा कोई हिंदू लड़की का नाम, वो काम करेंगे घर में, लेकिन वो मुस्लिम। मैं खुद देखा, सब उधर ऐसा काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इसको बंगाल का ये रुकना पड़ेगा। एक बार बंगाल भाग हुआ था, इस बार बंगाल को भाग नहीं होने देंगे हम लोग, जान लड़ा देंगे। एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बांग्लादेश का जो मामला है, जहां बांग्लादेश लगातार भारत को धमकियां देता है, भारत में घुसपैठ करता है, भारत को जैसे जो वहाँ के जो हिंदू है, जो अल्पसंख्यक है, उन्हें उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती है। बावजूद उसके आपने कहा कि उसको विदेशी ताकतें पैसे देती हैं, मगर अभी एक संज्ञान में एक मामला आया था कि भारत सरकार भी बांग्लादेश को पैसा देती है, फंड देती है। तो ये क्या मजबूरी है? नहीं, देखिए, भारत सरकार, भारत का पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट है। देखिए, अगर सारा वर्ल्ड में ऐसा कोई सरकार देखा जाए जो हम लोग का जो कोविड आया था, कोविड में भी बांटा, जो मैंने हमारा कोविड में जो वैक्सीन बनाए थे, कितना देश में भेजे थे? बहुत। सबसे ज्यादा, भूटान, नहीं, सबसे ज्यादा कोविड का ये वैक्सीन कौन देश बनाया? अमेरिका बनाया। कितना देश में भेजा था? क्यों भारत भेजा था? भारत के पॉलिसी एक अलग है। ये विश्व ब्रह्मांड वसुधा कुटुंबकम, सब हमारा अपन है, किसी को मरने नहीं देंगे, हम लोग सबका साथ लेके चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात दिमाग में लेके यही बात हमारा फॉरेन पॉलिसी में चलाया। तो किसी को ज़रूरत पड़ेगा तो उसको हेल्प करेंगे। आप देखिए तो श्रीलंका का हालत क्या हो गया था। श्रीलंका भारत का अगेंस्ट में पूरा चला गया, चाइना उसको पैसा देके ऐसा ये कर दिया। बाद में पता चला जो श्रीलंका को खा लेते हैं चाइना। श्रीलंका इंडिया के पास आ गया, इंडिया उनको सपोर्ट किया, पैसा देके ये देके सपोर्ट किया। श्रीलंका अभी आगे जा रहा है। दूसरा देश है मुस्लिम कंट्री, क्या वो जो हुआ था, जो इंडिया उसको हेल्प किए थे, वो भी ऐसा हुआ था, चाइना में लेके गया था, अभी इंडिया का पास आ गया। क्योंकि हमारा दिमाग में ऐसा कभी नहीं है जो हम किसी को दखल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुद बचेंगे, खुद डेवलपमेंट करेंगे, दूसरा को भी डेवलप करने के लिए पौध दिखाएंगे। धन्यवाद। एक्चुअली क्या है, हम एक स्मॉल मतलब छोटे एक मीडिया कंपनी है, डिजिटल मीडिया, इसलिए हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने आपसे किया। हो सकता है अगर हमारा ये सवाल उन तक पहुँचे तो हो सकता है वो भी कोई ऐसा स्पष्टीकरण जारी करे कि आखिर ऐसे देशों को मैं शायद संतुष्ट नहीं हूँ आपके जवाब से कि ऐसे देशों को क्यों फंडिंग की जाए जो फंडिंग हमारे ही विरुद्ध इस्तेमाल हो, जब हमें पता है कि वो देश ऐसा कार्य कर रहे हैं और हम उन्हें रोकने की बजाय उन्हें फंडिंग देकर और मजबूत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी स्थिति हम मजबूत कर रहे हैं। देखिए, इसमें कहीं पे भी कोई छिपा हुआ चीज़ नहीं है। अगर हम किसी को फंड देते हैं तो वो हमारे विरुद्ध ही कार्य कर रहा है लगातार, तो ये साफ जाहिर होता है कि हमारी मंशा में थोड़ा संदेह नहीं निकल कर आपको जो वो बात है, हाँ, हम समझ गए। हाँ, मेरे जो ऐसा है मन में, हाँ, ऐसा है, हम जो सोचा है वो हम आपको बोलेंगे। देखिए, एक देश का पॉलिसी डिपेंड करता है वो देश में कौन सरकार चलाते हैं। पहले क्या था, वो सरकार जो था वो तो वोट दे के, पब्लिक वोट दे के वो सरकार नहीं बनाया था। उसको सरकार बनाया कौन? कोई दूसरा आदमी जिसको इंटरेस्ट था, कोई दीप लेने का था, कोई ये लेने का था, वो करने का था। इसको जो मुस्लिम उग्रवादी है उन लोग को सपोर्ट करने का था। हाँ। तो इलेक्शन हुआ है। अगर इंडिया पीछे ना जाते, इंडिया उन लोग का जो पोर्शन पीपल, जो पीपल, उनको दिमाग में ऐसा है कि नहीं, इंडिया इज़ नॉट आवर एनिमी, इसीलिए तो सरकार चेंज किया। लेकिन उसमें भी घुसा है बहुत आदमी।
आशा है कि अब की जो आपको बांग्लादेश बोल सरकार रहा है है इसका वो इसका हमारे साथ रहे। नहीं, हमारा साथ रहेंगे, क्योंकि बाद में जब पता चलेगा वही उन लोग को आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो उन लोग को दखल नहीं करेंगे। जो आदमी दूसरा के साथ उन लोग साथ दे रहा है वो उनको दखल करेंगे, ऐसा उनके दिमाग में है। थर्ड ऑफ ऑल देखिए, ये जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है बांग्लादेश में, वो खतरनाक तरीके से आगे आ रहा है। जो इलेक्शन का रिजल्ट अब देखा है, जो इंडिया का बॉर्डर है ना, बॉर्डर में ज़्यादा से ज़्यादा जमात जीते हैं। ये एक डेंजरस चीज़ है। इसको वहाँ का सरकार को देखेंगे जे, क्योंकि उन लोग का सरकार को भी सोचना पड़ेगा ये देश के लिए हित नहीं है। वो सोच रहा है, इसीलिए धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है सरकार के साथ हमारा रिलेशन। एक और थोड़ा जो चिंता के जो विषय हैं जो लोगों के जहन में रहते हैं, बस वैसा सवाल एक और है। हर बार चुनाव से पहले सीमांचल बोल के एक हवा चलती है, सीमांचल का एक मुद्दा सर उठाता है और उसके बाद फिर गौण हो जाता है। तो ये क्या, इसके पीछे राज क्या है? मतलब सीमांचल होगा, सिलीगुड़ी उसकी राजधानी होगी, ऐसे बहुत मुद्दे। इस बार फिर इलेक्शन आ रहा है, अभी फिर चालू हो गया, मगर हकीकत में देखा जाए तो कुछ इसका पता नहीं चलता। तो मामला क्या है? देखिए, इसका मामला है कुछ ग्रुप है जिसको मन में थोड़ा दूसरा चीज़ चलते हैं। जे उन लोग कुछ पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ऐसा आदमी कम है। ऐसा आदमी थोड़ा अलग है। उन लोग को टारगेट करने के लिए ऐसा कैंपेन आते हैं। तो ये क्या रियल नहीं है इसमें कुछ भी? ये देखिए, ये चेंज होगा, ये होगा, वो तो अलग बात है। इलेक्शन का पहले कुछ आदमी को मन में भ्रम पैदा करने के लिए ये सब स्लोगन आते हैं। बंगाली आते हैं, हमरा बंगले आते हैं, ये आते हैं, सीमांचल आते हैं, भाग करेगा, ऐसा आता है। बैठिए, देखिए, इकोनॉमी देखिए, उसको बाद पता चलेगा जो वो चलेगा कि नहीं, वो कैसे आगे जाएंगे, इसको फ्यूचर क्या होगा, इसको ये सब अपना हिसाब से फेसबुक में ये मैं बोल दिया जो ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। एक देश बहुत बड़ा चीज़ होता है, छोटा बारे में सोचेंगे तो छोटा ही हो जाएगा। मतलब भाजपा विभाजन के पक्ष में नहीं है, आप कहना चाहते हैं? नहीं, भाजपा विभाजन का पक्ष में नहीं है, ये हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे ये सोचना पड़ेगा बैठ के, ये अगर ये विभाजन से वहाँ का जो रेसिडेंट है उन लोग को लाइफ में चेंज आएगा कि नहीं, उन लोग अच्छा लाइफ आएगा कि नहीं, ये सब सोचना पड़ेगा। अगर हम बात करें विभाजन के पक्ष में नहीं है तो फिर गोरखालैंड की भी बात आती है। बात तो बहुत कुछ आते हैं। सारा इंडिया में कम से कम 25 तो अलग स्टेट का बात आते हैं। कामतापुरी है, बहुत सारे। नहीं, आप इधर सोच रहे हैं, उधर बहुत है सेपरेट स्टेट। वो हर स्टेट में कुछ ना कुछ है ऐसा। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में आप देखिए तो आप गोरखालैंड का बारे में पूछा, पश्चिम बंगाल में भी रारबंगो भी है, वो उन लोग का डेवलपमेंट। मतलब भाजपा का इस मामले में कोई क्लियर स्टैंड नहीं। हमारा स्टेट कमेटी एक बार साफ बोल दिया जे हम लोग अभी ये स्टेट डिवाइड का बारे में नहीं सोच रहा है। ठीक, मतलब क्लियर स्टैंड है। अगला कोई कार्यकर्ता ऐसा भी सोचते हैं तो उसका आइडिया, अपना खुद का उसका खुद का अपना आइडिया है। तो हमारा कोई ऐसा अब हम आते हैं सिलीगुड़ी के ऊपर में बात करते हैं, क्योंकि आपको सिलीगुड़ी विभाग का मिला है दायित्व और जलपाईगुड़ी का भी आपके पास में है। तो इस बार सिलीगुड़ी में भाजपा का मुख्य कौन सा मुद्दा है जिस पर चुनाव लड़ेगी? मुख्य एकदम मेन पॉइंट क्या होगा? मेन पॉइंट 2-3 चीज़ है। देखिए, हम पहले बोला था सिलीगुड़ी का एक मेन ये है हमारा चिकन नेक। ठीक है, मतलब सुरक्षा, देश का सुरक्षा, ये यहाँ जुड़ा हुआ है। 4 स्टेट है, 50 किलोमीटर दूर हमारा चाइना है, बांग्लादेश हमारा बॉर्डर है, नेपाल है, भूटान है, और सब जगह में छोटा छोटा स्टेट, छोटे छोटे कंट्री में क्या है, इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए काम कर रहा है। बहुत सारे ग्रुप है। तो ये हमारा कमजोरी है जो हमारा उधर 22 किलोमीटर ओनली है। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ होगा, सबसे ज़्यादा क्षति यहाँ का रेसिडेंट को होगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो। इसीलिए बोलते हैं जो
आप लोग ऐसा सरकार चुनिए जो ये नेशनल इंटरेस्ट देखेगा। ममता बनर्जी का सरकार को भी नेशनल इंटरेस्ट नहीं देगा। उन लोग रीजनल पार्टी है, उन लोग वोट का छोड़ के कुछ नहीं सोचते हैं, देश के बारे में एक बिंदु भी नहीं सोचते हैं। हम लोग देश के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा बीजेपी पार्टी वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसा तैसा बना नहीं। कांग्रेस पार्टी कब बना? ममता बनर्जी जो कांग्रेस से आया है, कांग्रेस से जन्म लिया है। तो हमारा कम्युनिस्ट पार्टी जब हुआ था उसको बाद हम लोग को जन्म हुआ। इतना कम समय में हम लोग क्यों इतना दूर गया, इतना बड़ा हो गया क्यों? इसमें पॉजिटिविटी है, इसमें अलग सोच है, इसके जीवन यात्रा जो बारे में सोचते हैं इसको पब्लिक एक्सेप्ट करते हैं। हमारा अच्छा लीडर है जो नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड का एक नंबर लीडर जैसा बन गया। आपको हम दो तीन चीज चलेंगे। 14 देश स्वाधीन हुआ, हम लोग का 80 साल हो गया। भाजपा कितना दिन शासन किया? ये 2014 में आया, 26 12 साल हुआ है ना। उसको बाद 5 साल 17 साल, 80 साल में 17 साल हुआ। आप देखिए तो भाजपा का शासनकाल में क्या हुआ। हम लोग जब सरकार आया था तब हम लोग इकोनॉमी के हिसाब से 10 नंबर में थे वर्ल्ड में। अभी कितना नंबर में है? अभी वर्ल्ड को हम लोग थोड़ा थोड़ा पीछे से दिखा रहा है जो भाई ऐसा है। हम लोग को छोड़ के कोई इकोनॉमी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सबसे बड़ा कंप्यूटर का ये इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रहा है? हमारा वो इंडिया में आ रहा है। देखिए, बंगाल के बारे में मत सोचिए ऐसा, इंडिया का बारे में सोचिए। इंडिया हमारा देश है। हाँ, बंगाल है, बंगाल का कल्चर रहेगा, बंगाल का जो जगह में हम रहते हैं। लेकिन अगर इंडिया स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली बंगाल भी स्ट्रांग होगा। अगर इंडिया वीक होगा तो बंगाल थोड़ा ही स्ट्रांग होगा। बंगाल भी इंडिया में ही है। तो इसका बारे में सोचते, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचा नहीं। हमारा पॉलिटिकल थिंकिंग वाज नॉट दैट। पहले कांग्रेस जब था तब, कांग्रेस जब था तब हुआ करते थे। पहला मेट्रो रेल कांग्रेस का डिसीजन में हुआ था। इंडिया का फर्स्ट मेट्रो रेल कांग्रेस का टाइम कल्याणी सिटी हुआ था, दुर्गापुर हुआ था, आसनसोल हुआ था। उसका बारे में कोई सोचा नहीं, कुछ नहीं किया। क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में, नेशनल थिंकिंग में, नेशनल वेव में आना चाहिए, नहीं तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा। बांग्ला में एक कहावत है ना, जे क्या बोलते हैं, जे कभी विमातृ सुलभ आचरण। केंद्रीय सरकार विमातृ सुलभ आचरण करते हैं। सब कुछ में प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करो। 11 जगह में, 11 जगह में SIR हुआ है। कभी ऐसा SIR कोई स्टेट में हुआ है? क्यों ऐसा हो रहा है? जो यहाँ का सिटीजन ना, उसको वोट देने के लिए कोशिश कर। ये ममता बनर्जी, दिस ममता बनर्जी पार्लियामेंट में उसको चादर कापर छोड़ दिए थे, ये कागज छुड़ा था, जे CPM का अमल में वोटर लिस्ट में बहुत उल्टा पल्टा वोटर आ गया था। उन्होंने 1 करोड़ वोटर फॉल्स वोटर है, उन्होंने आरोप लगाया। अभी उन्होंने ही वो उसको प्रोटेस्ट कर रहा है। पहले नेशनल इंटरेस्ट देखिए। धन्यवाद। तो बात SIR की आती है तो एक चीज़ पूछूंगा, SIR से भाजपा को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान का बात नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अस। जो वोटर नहीं है, वोटर होने का योग्य नहीं है,
उसको वोटर बनना नहीं चाहिए। लेकिन हमारा भाजपा सरकार CAA किए है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हिंदू प्रताड़ित होके आएंगे, उसको हम लोग शरण देंगे, क्योंकि कोई जगह नहीं है उसको रहने के लिए। वर्ल्ड में कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। देश भाग हुआ था, मुस्लिम लोग बोला था कि भाई हम लोग हिंदू के साथ नहीं रह पाएंगे, हम लोग को अलग कंट्री चाहिए। उन लोग भाग करके लिए थे। जनगण मन पड़ा है, पंजाब सिंधु गुजरात हमारा द्राविड़ उत्कल वंश। सिंधु कहाँ है हमारा? सिंधु नहीं है, लाहौर नहीं है हमारा। पंजाब आधा हो गया, बंगाल आधा हो गया, तो उन लोग तो ले लिया, अब भी उन लोग कब्जा करेंगे इधर। ये सोचना चाहिए। हम लोग भाग नहीं किया, हिंदू लोग भाग नहीं किया। हिंदू लोग नहीं बोला कि हम मुस्लिम को लोग के साथ नहीं रह पाएंगे, उन्होंने बोला था। तो ये समय है सोचने का, क्योंकि वर्ल्ड में एक कंट्री है जिसमें हिंदू को रहने के लिए जगह है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री हमारा अमित शाह जी, पूजनीय अमित शाह जी, CAA एक्ट चालू किया, जो आइए रहिए। जिसको नाम कटा है, जिसको नाम नहीं है, तब भी उन लोग दिसंबर महीना तक रह पाएंगे। उन लोग को कोई पुलिस अत्याचार नहीं कर पाएंगे, डरने के लिए जगह नहीं है। सब आराम से रहो। हिंदू हमारा भाई है, हमारा DNA में हिंदू है, उन लोग का DNA में हिंदू है। हम लोग 80 साल पहले एक देश था, अचानक ऐसा क्यों डिसीजन हुआ? हम लोग अलग चला गया, उधर चला गया। सब बड़ा बड़ा आदमी का घर उधर है, अभी घर जाने के लिए पासपोर्ट लगता है। ये सोचना पड़ेगा, ये सोचने का टाइम है गया। अभी सोचिए, और दोबारा ऐसा होगा नहीं होता तो तृणमूल को संभाल दीजिए। अगर तृणमूल रहेगा तो धीरे 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 वो भी है। आज मालदा में ऐसा हुआ, आज मुर्शिदाबाद में ऐसा हुआ, आज साउथ 24 परगना में ऐसा हो रहा है, नॉर्थ 24 परगना में ऐसा हो रहा है, आज नदिया में ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? सरस्वती पूजा आपको बंद कर दे रहा है। जमीन मिलेगा, वहाँ पर 2 दिन नमाज पढ़ेंगे, उसको बाद वो जमीन दखल हो जाएगा, उसमें मस्जिद बन जाएगा सरकारी जमीन पर। हम आपको दिखा देते हैं, सॉल्टेक में ऐसा एक चीज़ है, कुछ दिन पहले नदिया में ऐसा हुआ था। क्यों ऐसा होगा? वो हम जो माइनॉरिटी बोल के जो खुश चाहे करेंगे, ये ममता बनर्जी सपोर्ट कर रहा है। और हम लोग हिंदू लोग जो है, ममता बनर्जी को सपोर्ट करेगा तो इसको फल हमको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। फिर हम आते हैं सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी एरिया के ऊपर में। दार्जिलिंग ज़िले में राजू बिष्ट जो सांसद हैं हमारे, उनका अच्छा प्रभाव है। दार्जिलिंग का जो ज़िला है, तो वहाँ पर उनका जो कार्य है वो कहीं ना कहीं उन्होंने ऊपर से मांग कर लेकर जो आए हैं वो अच्छा दिख रहा है। मगर जलपाईगुड़ी के जो सांसद हैं, उनका कोई खास कुछ दिखाई नहीं दिया, मतलब लोगों को अभी तक 5 साल के अंदर में। तो इससे चुनाव में दोनों इलाकों में क्या फ़र्क दिखेगा आपको, माने क्या अंतर दिखेगा आपको? क्या सिलीगुड़ी विधानसभा का और डाबग्राम फुलबाड़ी में क्या अंतर दिखेगा? सुनिए, राजू जी अच्छा आदमी है, काम भी अच्छा करते हैं। जयंत राय अच्छा आदमी है, काम भी अच्छा करता है। आप जो बात बोला ना, पहले बोला रतिंदा, आपको तो 16 साल का बाद नहीं दिखाई दे रहा है, देखा था, लेकिन हम हर दिन पार्टी का काम किए थे। एक चीज़ दिखाने का है, ये सब देखेंगे, और कुछ चीज़ नहीं देख पाएंगे, पीछे से कम। राजू जी, हमारा जयंत राय कम किया। NGP स्टेशन इंटरनेशनल वर्ल्ड का स्टेशन बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? जयंत राय रेल मंत्री के पास गए थे, उन्होंने किया। इतना अच्छा काम किए जयंत राय, आप क्या बोल रहे हैं जो नहीं? मुझे तो जो खबर है अभी तक की, सांसद राजू बिष्ट ने इसका अप्रोच किया था NGP का,
नहीं, दोनों ही किए थे। पहले जयंत राय किए थे, क्योंकि क्षेत्र जयंत राय का था। हाँ, वो तो जलपाईगुड़ी जयंत राय, डेफिनेटली। राजू भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के जान पहचान ज़्यादा है। राजू भी रेलवे मिनिस्टर के पास गए थे, जयंत राय भी गए थे। देखिए, और कोई एमपी और एमएलए भाजपा का अपना हिसाब से कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सरकार का पॉलिसी है तो करेंगे। हमारा सरकार का ये एरिया का, केंद्रीय सरकार का ये एरिया के लेके बहुत कुछ ड्रीम है। आप देख रहा है, कोई आदमी जाके बोलेंगे जे आपको बोलेंगे जे भाई हमको ये कर दीजिए, कर देंगे। सरकार का एक सोच होता है, एक आदमी का पास कुछ नहीं है, ये पॉलिसी है। सरकार का पॉलिसी ऐसा ही है, जो हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग रोड बनाएंगे, हम लोग ब्रिज बनाएंगे, हम लोग एम्स बनाएंगे, हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। ऐसा सोचने के बाद वो डिसीजन लेते हैं। नहीं, प्रश्न मेरा नहीं था, ये जनता के सुनिए, नजर का जो जनता चीज है, तो क्योंकि देखिए आपने जो कार्य किया, आप एमएलए नहीं थे, आपका कार्य ठीक है, आपने जो नहीं, किया आपका दिख रहा है यहाँ पर। जनता तो करेंगे। अच्छा, आपको हम एक बात बोलूं, हमारा इधर एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इतना दिन हो गया, अभी हो रहा है, अभी बागडोर एयरपोर्ट। हाँ, 1200 करोड़ रुपया का सैंक्शन आया है अभी। क्यों नहीं? जमीन नहीं मिल रहा था हमारा। आप राजस्थान में जाते हैं, राजस्थान के ऐसा कोई रोड देखिए ये जिसमें 6 लेन का नहीं है, सब 6 लेन। हाँ, तो क्यों कलकत्ता से सिलीगुड़ी आने के रास्ता ऐसा है? 15 साल हो गया ऐसा नहीं बन रहा है। क्यों? सरकार उधर पैसा देते हैं, इधर पैसा नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है, जमीन के लिए नहीं होता है, क्योंकि इन लोग का पॉलिसी हम जमीन नहीं एक्वायर करेंगे। ममता बनर्जी का फर्स्ट, हम किसी से जमीन नहीं लेंगे। तो जमीन नहीं लेने से, जमीन नहीं देने से काम कैसे होगा? डेवलपमेंट करेंगे तो अभी ऐसा हो रहा है। अगर सरकार हम लोग का आ जाएगा ना, तो हम लोग आज आसाम जैसा कर रहा है, उड़ीसा जैसा कर रहा है, ऐसा भी करेंगे। सिलीगुड़ी के विभागीय संयोजक के तौर पे आपका टॉप 3 फोकस क्या होगा 2026 विधानसभा में? फर्स्ट, ये जो इलाका है सिक्योरिटी का लेके, ठीक है, फर्स्ट हम बोलेंगे कि सिक्योरिटी होना चाहिए सबसे अच्छा। नेक्स्ट, रोजगार होना चाहिए। एक ट्रेन में हम अगर एक दिन रात में कुचबिहार स्टेशन में गए थे, आपको प्लेटफॉर्म में हम हट नहीं पाते हैं, क्योंकि सब आदमी सोया हुआ था। क्यों? मॉर्निंग में एक ट्रेन आएगा, जो ट्रेन राजस्थान जाएंगे, उस जाके राजस्थान में काम के तलाश में जा रहा है, बीबी बच्चा और वो खुद सब गांव में चले जाए। अभी भी ऐसा है, हम आपको बोल रहा है जे घर का पुरुष जो काम करने में दूसरा स्टेट में जाते हैं, घर में महिला, यंग महिला अकेला रहते हैं, इसमें बहुत सामाजिक प्रॉब्लम होता है। आप गांव में जाके देखिए, बहुत कुछ हो रहा है, सामाजिक प्रॉब्लम, इसको चेंज करना पड़ेगा। वो काम करने के जगह हम लोग तो भी करना पड़ेगा। ये काम करने का जगह हम लोग को चाहिए। ये है। थर्ड है कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन इससे होना चाहिए। फ्रीली इमीडिएटली जा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए धूपगुड़ी का सब्जी, कुचबिहार का सब्जी, अगर कुचबिहार का सब्जी हम लोग यहाँ ले आते तो कृषक थोड़ा ज़्यादा दाम पाते, इमीडिएटली नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। इतना अच्छा बैगन मिलता है, इतना अच्छा सब्जी मिलता है, वो नहीं आ पाते। आपको यहाँ एक जगह है हल्दीबाड़ी, हल्दीबाड़ी में आपको जो चिली है, ऐसा भी हो सकता है, होता है, जो कृषक मंडी में लेके आया, उसको दाम नहीं मिला, वो रास्ता में फेंक दिए थे। टमाटो भी ऐसे है। अगर हमारा दिल्ली में जाएगा इमीडिएटली, उसको ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिलेगा तो दाम मिलेगा। ये सब अच्छा होना चाहिए। ये मेरे, क्योंकि जगह का इकोनॉमी को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ये हम लोग का फोकस है। धन्यवाद। तो इस बार आपके हिसाब से, आप क्योंकि एक सीए हैं, आपका गणित बहुत स्ट्रांग है और आपने कुछ प्लान भी किया होगा, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी?
विधानसभा चुनाव? 100% सीट हम लोग का ये विभाग में टारगेट है। माने आपका जो विभाग है 4 उसमें 100% 28 का टारगेट है। आपकी टोटल जो हमने 24 सीट हमारे- तो हम लोग हाँ, को मिले थे। आपके पास 28 4 डिस्ट्रिक्ट में पहले थी, 5 अलीपुरद्वार, 5 दार्जिलिंग और कुछ बिहार में 7। 2019 में हम लोग को पास 24 सीट के हम लोग आगे थे। 54 नॉर्थ बंगाल में है, उसमें 28 आपके पास थी। हाँ, अभी है माने इधर सॉरी ये 4 डिस्ट्रिक्ट में 28 थी। 28 है, हम्म, लेकिन थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है। कुछ जगह में लॉ एंड ऑर्डर लेके गुंडागर्दी आ रहा है, पुलिस उसको गणतांत्रिक जो कर्मकांडों उसको रुक रहा है विभिन्न तरीक़ा से। उसको हमारा कार्यकर्ता लोग को अरेस्ट, फॉल्स केस दे के अरेस्ट करते हैं। तो हम लोग वो उसका दिमाग में है हम लोग का, क्योंकि पब्लिक अभी चेंज चाहते हैं। पब्लिक रेडी है, क्योंकि पब्लिक देखा था और 5 साल रहेगा तो इससे ख़राब होगा। अभी जो ये सरकार का इकोनॉमी है, देखिए डीए, सरकार का डीए 44,000 करोड़ ड्यू है। ये जो सरकार आया था 1,75,000 करोड़ लोन था, अभी 7 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। पैसा दे नहीं पा रहा है, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर लोग को पैसा नहीं दे पा रहा है काम करा के। जो इनको सरकार का इंडस्ट्री था वो सेल कर दे रहा है। सरकार अभी चल रहा है ज़मीन सेल करके। सरकार का पास जितना ज़मीन है अब ज़मीन ऑक्शन करके सेल कर रहा है। हम आपको बोल रहे हैं टॉप कंपनी का कितना ज़मीन था सब सेल कर दिया। जितना जितना ज़मीन है सेल करके पैसा उठा रहा है, क्योंकि इनको इनकम नहीं है। अगर ये सरकार पावर 5 साल रहेगा तो पश्चिम बंगाल का हालत इससे और ज़्यादा खराब होगा। और सबका सिर पर अभी तो मोरलेस 80-90,000 लोन है, वो लोन 1,50,000 आ जाएगा 5 साल में। रथिंदा, आपके मैं डिटेल्स चेक कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन के टाइम में कुछ बिहार कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका पहले था वोटर परसेंटेज था, वोट परसेंटेज 16%, उसके बाद आपने आप जब गए तो 28% का आपने आंकड़ा उसको छुआया। कुछ बिहार में ये आपका हाँ क्लेम था। और आप अगर धूपगुड़ी म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो वहाँ भी 16 से 40 आपने उसको गेन किया। तो आपका इस बार जो आपका चयन किया गया है सिलीगुड़ी विभाग संयोजक के रूप में, तो आपका मेन फोकस एरिया क्या सिलीगुड़ी है या सिलीगुड़ी, डाबग्राम या और भी कहीं? मैं जानना चाह रहा हूं मेन क्या है? मेरा 28 विधानसभा है। 28 विधानसभा। कुछ बिहार में 8 विधानसभा है, अलीपुरद्वार में 5। नहीं, उसमें सबसे ज़्यादा प्राइम क्या है आपका, क्रीम लोकेशन कौन सा है? देखिए यहाँ का जो रेसिडेंट है, यहाँ का जो वोटर है, भाजपा को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मतलब पहले से यहाँ का मतलब सिलीगुड़ी सब ये पूरा एरिया का, अच्छा पूरा एरिया का। कुछ बिहार में बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। अलीपुरद्वार में 5 के 5 में है, अलीपुरद्वार का सांसद हमारा है। जलपाईगुड़ी भी ऐसा ही है। सिलीगुड़ी का तो बारे में हम ये करेंगे नहीं। जब स्टार्ट किए थे तब सिलीगुड़ी में 9% वोट था। हम जब सिलीगुड़ी में सभापति बन के गए, हाँ 9% वोट भी नहीं था। तो आपके पास कार्यकर्ता भी बहुत कम थे, आपको बहुत कार्यकर्ता कम थे। हमारा पास ऑफिस नहीं था, एक ऑफिस भी नहीं था। हम लोग एक ऑफिस बनाया, फ्लैट में ऑफिस लेके। और कुछ दिन बाद उसको प्रोटेस्ट आया, उसको इलेक्शन के बाद चेंज किया। ऐसा करके हम लोग अभी हमारा पोजीशन अच्छा हो गया, हम लोग अच्छा से बढ़ रहे हैं आगे। तो मेरे विश्वास है ये उत्तर बंगाल का जो वोटर है, जो पीपल है, उसको दिमाग में अच्छा तरीके से सोचते हैं। उसको ये फॉल्स जो कैंपेन होता है उसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको एक और छोटा सा सवाल है जो जरूरी है। जो विनिंग कैंडिडेट है जिस सीट पर, क्या आपको लगता है, वैसे तो आप ये तय नहीं करेंगे मुझे मालूम है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जो विनिंग कैंडिडेट है उन्हें क्या बदला जाएगा या नहीं?
हमारा इलेक्शन का कैंडिडेट पसंद करने के लिए, चूज़ करने के लिए हमारा बहुत तरीका है। हम लोग सर्वे किए थे, अपना हिसाब से सर्वे किए थे, एजेंसी को दे के सर्वे किए थे, पब्लिक ओपिनियन लिए थे, कार्यकर्ता का ओपिनियन पहले ऐसा नहीं था, कार्यकर्ता का ओपिनियन लिए थे, हमारा लीडर लोग आए, कार्यकर्ता ओपिनियन लिए, 3 नाम चूज़ किया। ये सब प्रोसेस पर एक सबको एक साथ करके एक सिस्टम बनाएंगे, जो सिस्टम में हम लोग को जो जिसको विनेबिलिटी ज़्यादा है उसको ही देंगे। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मुझे जो अभी सुनने में आ रहा है, जाबग्राम फुलवाड़ी एक जो विधानसभा क्षेत्र है उसके ऊपर कई दावेदारों के नाम आ रहे हैं, आपके भाजपा के बहुत सारे नाम आ रहे हैं, जिनका मैं सुन रहा हूँ लगातार कि कभी कोई बोल रहा है कि उनका है, वो भी क्लेम कर रहे हैं, हर कोई लगभग क्लेम कर रहा है, लगभग मुझे लग रहा है 6-7 लोग क्लेम कर रहे हैं एक ही विधानसभा। आप बड़ा सोचिए, पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, हम लोग को जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए 148 सीट चाहिए। हम लोग एक सीट को ऐसा बारे में हम लोग बोल नहीं पाएंगे। मैं एज ए स्टेट लीडर हम ऐसे बोल नहीं पाएंगे। आप लोगों के पास सब भी इस सीट तरह के मेरा नाम पास आ रहे समान हैं? है, कोई सब जगह में प्रत्याशी, सब जगह में ही ऐसा है, बहुत ज़्यादा प्रत्याशी है, इसीलिए तो ऐसा प्रोसेस चल रहा कैंडिडेट है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो ऐसा ये चल रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिजी शेड्यूल रहता है आपका, बावजूद उसके आप राजनीति में भी पूरा समय दे रहे हैं, दिलो जान से आप दे रहे हैं, क्योंकि 2012 में भी जब मैं आपके बारे में सुना था, आपके बारे में देखा था, फिर लगातार मैंने देखा आप बहुत जी जान से लगे हुए थे, हर क्षेत्र में आप अपना पूरा समय देते हैं। परिवार को कैसे समय देते हैं इस पूरे घटनाक्रम में? ये एक चीज़ बहुत ये है, मैं खूब लाकी हूँ उसका बारे में। ये मेरा अभी पब्लिकली बोल पाएंगे कि नहीं, बोलना ठीक रहेगा कि नहीं हमको मालूम नहीं, लेकिन मेरा जो बीवी है डॉक्टर संपा बोस, शी इज़ ए वेरी गुड स्कॉलर। उन्होंने लाइफ में हर टाइम बहुत अच्छा रिजल्ट किया। उसको वेस्ट बंगाल में पीएससी में एक ही परीक्षा दिए थे नौकरी के लिए, उसमें भी फर्स्ट आया था, और जादवपुर यूनिवर्सिटी फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट है मैथमेटिक्स में। हाँ, तो उन्होंने उनका क्या है, उनका रुचि है घर संभालना, तो घर में ही ज़्यादा रहते हैं। बेटा भी तो आपका अभी रौनक बसु जो है वो पीएचडी किया है अर्बन साइंस एंड प्लानिंग में MIT से। हाँ, वो तो उसका बारे में क्या बोलेंगे। हाँ। वो MIT इज़ द वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो इसमें योगदान किसका, आपका या आपकी वाइफ का? इनके पीछे परिश्रम किसका है? बहुत। अच्छा, बहुत। मैंने समय निकालते हैं आप, राजनीति के अलावा भी समय निकाल लेते हैं। 2012 साल से जब मेरा बेटा बॉम्बे IIT में उसको चांस मिला, उसको बाद हम फुल टाइम राजनीति में आ गया। और हम सोचा था जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो किए थे, पेट पालने के लिए करना पड़ता है, लेकिन मेरा पास जैसा है, मेरे पीछे जो सपोर्ट है उसमें हो जाएगा, हम थोड़ा ये काम करें। आप तो बीच में कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे, अभी सिलीगुड़ी में भी तो नहीं, आपका घर कलकत्ता है। मेरे मिसेस को ट्रांसफ़र कर दिया। आपका घर तो सिलीगुड़ी में ही है। सिलीगुड़ी में है, मेरा मिसेस को कलकत्ता ट्रांसफ़र कर दे। अच्छा, आप यही हैं आप? हाँ, हम तो यही रहते हैं, ज़्यादा समय कलकत्ता रहते थे, क्योंकि मेरे दायित्व कलकत्ता थे। मैं बुद्ध सशक्तिकरण वेस्ट बंगाल का इंचार्ज था, अभी भी हम सारा पश्चिम बंगाल का विस्तार योजना का इंचार्ज हूँ, लेकिन उसको छोड़ के हमको इधर भी दे दिया एडिशनल। तो इस बार इच्छा नहीं हो रही है आपकी कि हम भी कैंडिडेट बने, ऐसा कुछ हिस्सा देखिए, अंदर थी आपकी? हमको ऐसा मन में ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम जो MLA होने से हमको ज़्यादा कुछ मिलेगा, ये मिलेगा, MP होने से ज़्यादा कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सबको पॉलिटिक्स में जो आते हैं उसको मन में तो था ही रहते हैं जो हम एक बार जनप्रतिनिधि बने। पार्टी डिसाइड किया हमको ये काम देगा, हम लोग वही काम करेंगे, अगर पार्टी देगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और हम खुद मेरा जो कैपेसिटी है, हम अकेला तो कोई सीट नहीं जीत पाएंगे, पार्टी जिताएंगे खड़ा होने के बाद। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टी, जो हमको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब पार्टी का ही है। मैं पार्टी का हर बात एकदम दिमाग में लेके ज़मीनी स्तर पर लेके आता है। धन्यवाद। मेरे जो प्रश्न थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं, और हमारे कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर हैं
जो हमारा इस लेट्स टॉक का एक फॉर्मेट है जिसमें मैं भी सवाल पूछता हूं और इनके जहन में भी अगर कोई सवाल होते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि है जो बाहर लोगों से मिलते हैं, तो ये जो सवाल होंगे ये लोगों के ही होंगे जो इनके द्वारा किए जाएंगे। ये अपना परिचय देके एक एक करके आपसे सवाल पूछेंगे। रथिंदर नमस्कार, मैं प्रमोद मिश्रा। मेरा सवाल है कि अभी राज्य पर 8 लाख करोड़ के करीब का कर्जा है, 9 लाख मैंने 8+9 जो भी है। अभी तृणमूल सरकार राज्य में है, मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा भी कर दिया कि जो लक्ष्मी भंडार है उसकी राशि भी बढ़ाई जाएगी, युवा साथी की भी घोषणा कर दी गई है। तो ये फ्रीबीज़ का दौर कब तक चलेगा? और क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जो आपके LOP है, उन्होंने कहा कि 1500 नहीं 3000 रुपये अगर भाजपा की सरकार बनती है तो लक्ष्मी भंडार किया जाएगा। तो ये फ्रीबीज़ का दौर कब तक चले, क्योंकि इससे भी तो राज्य के खजाने पर असर पड़ता है। अच्छा, एक बात हम पूछे आपको। कुछ दिन पहले एक जनसभा में शाउनी बोल के एक MP है, उन्होंने एक बात बोला, मज़ेदार बात बोला। अभी क्या है, दादा का पास स्कूटर का तेल भरने के लिए पैसा नहीं है। अभी क्या है, घर का बीबी के पास जाते हैं, भाई तू पैसा दो हम तेल भरेंगे। कि ये इकोनॉमी हम लोग चाहते हैं। लक्ष्मी भंडार का पैसा का विरोध में नहीं है हम लोग, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव को भी तो करना पड़ेगा ना। उन लोग को ये पैसा इस्तेमाल करके कुछ तो ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा तो सोचना पड़ेगा। ऐसा सोचते नहीं है। उन लोग को टारगेट है, भाई हम पैसा देंगे, वोट खरीद करेंगे। दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर इकोनॉमी। अगर उस पैसा इस्तेमाल करके उन लोग कुछ प्रोडक्टिविटी करेंगे तो उसको पैसा भी बढ़ेगा, सरकार का इनकम भी होगा। ये सोचना पड़ेगा। हाँ, हमारा लीडर शुभेंदु दा बोला था 3000 हम लोग देते हैं, दूसरे स्टेट में हम लोग पैसा देते हैं, लेकिन अलग तरीके से देते हैं। नहीं तो फिर सवाल उठता है कि 8 लाख करोड़ 9 लाख करोड़ का नहीं, कर्जा हम है, तो लोग इसको कैसे मेंटेन सुनिए, करेंगे? हम लोग जब देंगे हम लोग सोचेंगे ये पैसा कहाँ से आया है। द्वार लोन करके नहीं देंगे। लोन करके जब पैसा लोन करेंगे सरकार का आने के बाद, वो लोन करने का बाद हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। लोन का पैसा देके हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, जिसमें वैल्यू बढ़ेगा, रिटर्न भी आएगा। दुर्गा पूजा में पैसा देंगे, ये में पैसा देंगे, वो सब नहीं। खेला मेला में पैसा देंगे, वो सब नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें पैसा बर्बाद हो जाते हैं। उसमें पैसा बर्बाद हो जाते हैं। पैसा का ठीक से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये इकोनॉमी बोलते हैं, हम भी ऐसा ही सोचते हैं। नमस्कार दादा, मेरा नाम मनोज है। मेरा पहला सवाल ये है कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी बागडोगरा आए थे और उन्होंने भाषण दिया था और कहा था कि सिलीगुड़ी विभाग के 28 में से 28 सीट हम लोग जीतेंगे। तो ऐसा क्या जादू का छड़ी है आप लोग के पास, और ऐसा क्या कहेंगे जनता के बीच में कि आप लोग 28 में से 28 सीट आपको जो है जनता देगा और वोट देगा? और दूसरा प्रश्न ये है कि जो अपोजिशन पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो यह आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है इलेक्शन कमीशन को सामने रखकर पर्दे के पीछे से यह जो है सीट अपनाना चाह रहे हैं। तो क्या है, क्या पूरा क्लियर? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक सेपरेट आइडेंटिटी, सरकार का साथ उसको संपर्क नहीं है। ये जो बोला है पहले, जो 11 स्टेट में SIR हो रहा है, तो दूसरा स्टेट में घुसपैठिए का आरोप नहीं है। क्यों इधर है? क्यों इधर डेमोग्राफी चेंज हो जा रहा है? जो स्टेट में अभी बोलिए, आप सोचिए, जिसमें 9% हमारा नहीं 13% हमारा 1947 में मुस्लिम पॉपुलेशन था, आज उस जगह 30 से ज़्यादा हो गई है। कैसे, कहाँ से आ रहा है इतना? हिंदू को तो पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रहा है इतना? लोग कम रहा है, क्योंकि
बाहर से आदमी लोग आ रहा है, आदमी लोग आके वो हमारा जो सरकार का जो हेल्प है, ये है सब कुछ उन लोग ले लेते हैं, जैसा रेशन ले लेते हैं, जैसा पानी ले लेते हैं, जैसा हम लोग घर देते हैं, घर का पैसा ले लेते हैं। दुर्भाग्य का विषय है, पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत का प्रधान भी बांग्लादेशी है। तो क्या समझाएंगे आप लोग? तो 28 सीट जीतने के लिए लोगों को 28 क्या? जो जीतने के लिए हम लोग का भाजपा का जो जैसा तरीका से सरकार चला रहा है दूसरा स्टेट में, उसका बारे में बोलेंगे। पश्चिम बंगाल में सेंट्रल का जो हेल्प है, जैसा हम एक बात बोलूं, जो हमारा इंश्योरेंस है 5 लाख इंश्योरेंस सेंट्रल का मुझे वो लागू नहीं होने दिया। अगर 5 लाख इंश्योरेंस का मिल जाते तो यहाँ का आदमी लोग को कितना सुविधा होते। उड़ीसा का मिलता है 5 लाख इंश्योरेंस। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तो स्वास्थ्य साथी दे रहे हैं, और ये लोग जो है जो योजना आप 5 लाख के बोल रहे हैं उसके लिए जिसका घर में टीवी फ्रिज ये रहेगा उसको ये योजना में अवेल नहीं कर पाएगा, और स्वास्थ्य साथी तो सब अवेल कर पा रहा है। स्वास्थ्य साथी चलता है, आपको कौन हॉस्पिटल में स्वास्थ्य साथी अलाउ करते हैं? आप जाके देखिए 10% भी आदमी लोग स्वास्थ्य साथी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि स्वास्थ्य साथी मिल नहीं रहा है, और भी एक चीज़ है, स्वास्थ्य साथी के जितना बिल अभी पेमेंट नहीं हुआ है, हॉस्पिटल लोग बंद कर दिया। ये फर्स्ट ये है। आप जो सेकेंड पार्ट बोला था, फर्स्ट पार्ट बोला था कैसे हम लोग जीतेंगे। देखिए सब लोग सोचते हैं जे गणतंत्र का नियम भी ऐसा है जो हम लोग सरकार का से कैसा हम लोग को डेवलपमेंट हुआ है, सरकार हम लोग चुना है। बंगाल का जो ये है, पहले कांग्रेस को देखा है, कांग्रेस को लोग चुना था ये जब हमारा इंडिपेंडेंस आया था। उसको बाद कम्युनिस्ट लोग को देखा। देखिए एक चीज़ हमको मन में आना चाहिए, जो 2011 में कम्युनिस्ट लोग चला गया बांग्लादेश में, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी उस टाइम में हुआ था। कम्युनिस्ट लोग का वो जो CPIM का सबसे बड़ा ब्रिगेड, सबसे ज़्यादा आदमी 2011 का पहले हुआ था। यहाँ पर जो मिছিল हुआ था सिलीगुड़ी में हम देखा था, वो जो बाघाजुद्दीन पार्क से लेके एकदम ये महानंदा ब्रिज का तरफ एक मिছিল हुआ था। इतना लोग था CPM का मिছিল में। कौन खड़ा हुआ था सिलीगुड़ी में? अशोक भट्टाचार्य। किससे हारा? डॉक्टर रुद्रनाथ भट्टाचार्य। कोई चिंते थे उसको, पहचानते थे? क्योंकि आदमी लोग को मन में आ गया जो इस सरकार को चेंज करना पड़ेगा। 100% तो वोट नहीं लगेगा, वोट लगेगा 50% जो वोट कास्ट होता है। भाजपा का पास, भाजपा के लिए 50% से ज़्यादा वोट है इधर। इसलिए हम लोग को दिमाग में है ये सब हम लोग का जो पॉलिसी है, हम लोग जो सोच रहा है, इसको साथ सहमत रहेंगे, इसलिए वोट भी देंगे। दूसरा मेरा सवाल है सिलीगुड़ी और डाबग्राम फुलवाड़ी विधानसभा को लेकर। आप लोग तो ये दोनों सी विधानसभा है, क्योंकि आप ये दोनों विधानसभा से, क्योंकि आप सिलीगुड़ी के पूर्व में जिला सभापति रह चुके हैं और डाबग्राम फुलवाड़ी के पूर्व में उम्मीदवार रह चुके, इसीलिए मेरा दोनों सवाल है, और आप कन्वेनर भी हैं। तो सवाल ये है कि लोगों में जो है दोनों विधानसभा में आपके विधायक है वर्तमान है, लेकिन लोगों से ज़्यादा तो आपके जो कार्यकर्ता है उनमें नाराज़गी है। अगर बात करें हम डाबग्राम फुलवाड़ी विधानसभा की 14 वार्ड में, तो एक ऐसा विधायक का कोई योजना नहीं मिलेगा जहां पर नाम पट्टी कार्यकर्ता को जो है चुनाव में प्रचार करने के लिए हमारा विधायक ये काम किया है, वो काम किया है। दूसरा सिलीगुड़ी विधानसभा की अगर बात करें तो सिलीगुड़ी विधानसभा में भी जो है सिर्फ लोगों के बीच में तो दिख रहे हैं हमें, लेकिन काम उनका कुछ दिख नहीं रहा है विधानसभा। तो कार्यकर्ता में एक जो है कि क्या लेकर जाएंगे चुनाव प्रचार में, तो आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आप घूमे हैं तो? देखिए हम आपको बोल रहा है कार्यकर्ता को लोग जाएंगे, ये हम लोग यही किया। हमारा केंद्रीय सरकार चल रहा है, हम लोग सरकार में, बंगाल सरकार में नहीं है, तो केंद्रीय सरकार क्या क्या काम किया आप देखिए। तो कोरोनेशन 20 किया, ये एलिवेटेड ये कर रहा है, कम से कम 10,000 करोड़ रुपया सिलीगुड़ी का आसपास में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कम से कम, उससे ज़्यादा।
एयरपोर्ट भी अभी आ रहा है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रहा है, ये भाजपा सरकार कर रहा है। स्टेट में करेंगे तो स्टेट का करने के लिए जगह भी नहीं देंगे। हमारा स्टेट में एक एमएलए का पास जितना बजट है वो करने नहीं देते हैं, वो डीएम को पास भेजते हैं प्रपोजल, वो अटक रखते हैं। तो एक जो करेंगे सरकार आने से ही ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। सरकार आने से हमारा जो पॉलिसी है वो पॉलिसी हम लोग लागू कर पाएंगे। जो है ये हमारा है, हम लोग करेंगे। यानी कि केंद्र की योजना पे आप लोग वोट मांगेंगे? हाँ, केंद्र को योजना तो है ही, केंद्र को पॉलिसी भी है, केंद्र क्या चाहते हैं, आउटलुक भी क्या है, वो करेंगे। दूसरा स्टेट डेवलप कर रहा है, हम लोग का पास, हम लोग स्टेट डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहा है? हमारा इधर से नौकरी करने के लिए दूसरा स्टेट जाते हैं, पहले तो हमारा स्टेट आते हैं। क्यों ऐसा हुआ था? इंडस्ट्री नहीं क्यों आ रहा है, नौकरी नहीं क्यों आ रहा है, एजुकेशन का हालत ऐसा क्यों हो गया? आज इंजीनियरिंग कॉलेज में आदमी नहीं मिलते हैं, ये छात्र नहीं मिलते हैं ये करने के लिए, क्योंकि छोड़ देते हैं। मेरा लास्ट प्रश्न आपका ये है कि आपने तो मोदी जी के जो मन की बात है, मन की बात को बांग्ला में किताब लिखी और उसका लोकार्पण भी मोदी जी का मंच पे हुआ, जो वीडियो पूरा वायरल भी हुआ था। लेकिन भाजपा और आप जो केंद्रीय नेतृत्व है, आपकी मन की बात जो है कब सुनेगा? क्या आप और आपका मन में क्या चल रहा है? क्या आप संगठन में ही रहेंगे या फिर कभी जनप्रतिनिधि बनना है? क्या क्या है? देखिए, ये तो मेरा विषय नहीं है। उन लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे क्या देंगे? देखिए, भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसा पार्टी हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे तो आप कभी नहीं देखा, आपको मन में ये प्रश्न भी नहीं आएगा। हमारा नेशनल प्रेसिडेंट कौन है? नितिन नवीन। आप नाम सुने थे? विधायक के तौर पे सुने थे। आप कहाँ सुने थे? आप बिहार में रहते थे इसलिए सुने थे, नहीं तो सारा देश का कोई आदमी उनका नाम नहीं सुना है। अचानक वो नेशनल प्रेसिडेंट बन गया, कहाँ से आया? भाजपा ऐसे ही है, कहाँ क्या देगा, क्या करेगा, उन लोग सोचेंगे और उन लोग सोचने का बाद डिसाइड करेंगे, वही ठीक है। भाजपा में कोई कार्यकर्ता को नेगेटिविटी नहीं होगा, कुछ ना कुछ काम में उनको इस्तेमाल करेगा। आज नहीं तो कल हमको संगठन में रखा, संगठन में रखा। हमको अचानक एक दिन फ़ोन किया, जो हमारा जो सुनील बंसल जी, हमारा सुनील बंसल जी के बारे में क्या बोलेंगे? ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना जंगल राज था, वो चेंज करके सरकार बनाया था। सुनील बंसल जी इंचार्ज थे वहाँ का, बांग्ला में आया है, अभी बांग्ला का इंचार्ज है। बहुत कुछ किए हैं बांग्ला में, हर कार्यकर्ता को कुछ ना कुछ काम देना, ये देना। सुनील बंसल अचानक फ़ोन किया, रतिंदा आप क्या उत्तर बंगाल जा पाएंगे? रहना पड़ेगा आपको। बोले हमने रहेंगे, आप जैसे बोलेंगे ना। हमको दायित्व दे दिया, अचानक हम आ गया। हम तो इधर कोई काम में नहीं था, हम तो बंगाल का काम देख रहा था, तो हमको इधर दे दिया। ऐसा जहाँ पर जिसको उपयोगी है वही करेंगे। मेरे एमएलए में, एमपी में उपयोगी नहीं है, इसलिए नहीं किया। जब जरूरत पड़ेगा करेंगे। क्या रतिन बोस जो है अब राज्य सभापति बनेंगे? क्योंकि आप जिला सभापति भी रह चुके, साधारण संपादक भी रह चुके, उपाध्यक्ष और क्या बनेंगे वो तो हमारा लीडर लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है। मैं हैप्पी हूँ, मैं काम करता हूँ। मेरे जो सम्मान भाजपा दिए है, वो सम्मान मिलने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है। आज ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें हम मेरे अंतपक्षे 2000 आदमी नहीं पहचानते हैं हमको। सारा ये तो बहुत बड़ा चीज़ होता है ना, तो ये बहुत बड़ा है, ये अच्छा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार स्थितियां कुछ अलग है। इस बार तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार मॉडल अपनाया है, जिसमें महिलाएं और युवा दोनों शामिल हैं और उनको सुविधाएं दी जा रही है। तो बिहार में फार्मूला हिट हो गया है, तो क्या यहाँ भी ममता बनर्जी सफल होंगी इसमें? आप जो बोला है, ममता बनर्जी को लोग क्यों वोट देंगे, वो पहला प्रश्न है। ममता बनर्जी का बिहार मॉडल तो हिट हुआ है। नहीं, ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट किया है कुछ? आप बोलिए तो, आपको हम प्रश्न कर रहे हैं। वोटर जो होता है उसको आप
ऐसा मत समझिए जो उन लोग को समझ में कुछ नहीं आते, सब कुछ आते हैं। आपको डेवलपमेंट किए थे कुछ जगह में, एक जगह भी बोली तो कुछ जगह में डेवलपमेंट नहीं किए। तो जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं किए, भविष्य में डेवलपमेंट करने का चांस नहीं हुआ, क्यों उस सरकार को लेके आएंगे? कुछ लेके आएंगे। हम लोग इसीलिए स्लोगन दिया है, सबको देखा, कांग्रेस को देखा, सीपीएम को देखा, तृणमूल को देखा। एक बार आप भाजपा को देखिए, 5 साल अगर आप सोचते हैं जो भाजपा नहीं कर पाते हैं, अब चेंज कर दीजिए, एक बार तो दीजिए। अभी तो एक बार भी नहीं आया। आपका तो कोई एक मॉडल तो होगा ना? नहीं, यही है हमारा अपील। ये आप सबको देखा, इस बार हमको इस बार बीजेपी को देखिए। हमारा ये इश्यूज है। धन्यवाद। কেমন আছেন রথিনদা? ভালো। ভোট তো সামনে রয়েছে, আর বিজেপি প্রত্যেক বছরই মানে প্রত্যেকবার যখনই ভোট আসে অবশ্যই এই কথাটা বলে যে তৃণমূল কংগ্রেস হেরে যাবে এবং আমরা এতটা আসন পাবো। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি বলা যায় উত্তরবঙ্গের অনেকগুলো আসন হয়তো বিজেপি এর আগে পেয়েওছেও বটে, কিন্তু এবারে বোধহয় কোথাও না কোথাও একটু সমস্যা হতে পারে। যদি মানে এটা জনসাধারণ বলছে, জনসাধারণেরই কথা আমি পৌঁছচ্ছি। যেমন আমাদের শহরের বিধায়ক যিনি রয়েছেন তাকে এখন যেন বেশি সক্রিয় দেখা যাচ্ছে এবং নানানভাবে তাকে সক্রিয় দেখা যাচ্ছে, এবং এই বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপির কোনো না কোনো মুখ নিশ্চয়ই আসবে। তো আপনি কি মনে করছেন যে আবার কি সেই পুরনো মুখেই বিজেপি ভরসা রাখতে চলেছে, নাকি কিছু অন্য রকম রয়েছে এবারে ভাবনা? শুনুন, বিজেপি গতিশীল। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বিজেপি, আমি এর আগে বলেছিলাম, দাদাকে আমি বলেছি যে বিজেপি কিন্তু খুব বেশি পুরনোভাবে শুরু করেনি। বিজেপির সংগঠন শুরু হয়েছে 2019 সালের আগে বিজেপিকে দেখাই যেত না। 2019 সালের আগে বিজেপিকে দেখা গেলো 2019 সালে। 2019 সালে বিজেপি 40% ভোট পেয়েছে। তার আগের ইলেকশনে বিজেপি 10% ভোট পেয়েছে। তাহলে তখন বিজেপিকে কাউন্টে করা যেত না, এখন কাউন্ট করা যাচ্ছে এবং বিজেপি আসছে। আমাদের যে যেহেতু আমরা এখানে সরকারে গড়িনি, আমাদের ভুল ভ্রান্তি আছে। আমরা প্রতিটা পদক্ষেপে শিখছি কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে, যেমন প্রত্যেকটা মানুষই করে, তার ভুল করেছে যেখানে, কিংবা সংশোধন করার চেষ্টা করে। আরও যেটা মূল বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা তো সরকারে নেই, আমাদের কিছু কিছু ড্রব্যাকস আছে, মানে কি বাইন্ডিংস আছে, আমরা চাইলেই সব কিছু করতে পারি না। এই সরকারের মতো জঘন্য সরকার, যে সরকার সমস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে ব্যবহার করে মানুষের গণতন্ত্রকে রোধ করে, সেই সরকার থাকার যোগ্য না। আপনাকে আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। আপনি বলুন তো দেখি, যে একটা ছেলে কুচবিহারে পরশুদিন ঠিক হলো ও হচ্ছে সবাই আসবে, লোকজনের বাড়িতে গিয়ে বলেছে, আমাদের মণ্ডল প্রেসিডেন্ট কথা নেই বার্তা নেই, রাত্রে তার বাড়িতে গিয়ে পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে এসছে গাঁজা কেসে, জামিনও হবে, কিছু হবে না। এরকম প্রায় 500 জনকে অ্যারেস্ট করেছে সারা পশ্চিমবঙ্গে। কীরকম নির্লজ্জ সরকার! আপনি আগে কখনো দেখেছেন যে পুলিশ অফিসার এগেনস্টে এনকোয়ারি চলছে তাকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে রিটায়ার করার পরে? এই সরকার এমন কোনো কাজ নেই যে করতে পারে না। মমতা ব্যানার্জির মতো মানুষ রাজনীতিতে যত আসে ততই ভালো মঙ্গল। কারণ মমতা ব্যানার্জি যখন সরকারে এসছে তখন কাকে কাকে নিয়ে এসেছিল জানেন? নকশালদের সামিল করেছিল, কি মাহাতো, চক্রধর মাহাতো নিয়ে। শেষ পর্যন্ত মমতা ব্যানার্জি সবাইকে লাথি মেরেছে। কমিউনিস্টকে নিয়ে এসছে, এসইউসিআইকে নিয়ে এসছে, কংগ্রেসকে নিয়ে এসছে। আমি শুধু একটু কাটবো এই জায়গাটায়, যেখানে বারবার মানে শুধু কি বিরোধী পক্ষে থাকার জন্যই বিরোধিতা করা, নাকি এই সরকারের কোনো কিছুই মানে ভালো কাজ হয়নি যেটা জনসাধারণের জন্যে? এই সরকারের মানুষের উপকার করার জন্য যেটা মানে রাজ্যের উপকার হয় এরকম কোনো কাজ করেনি এই সরকার। এই সরকার শুধুমাত্র একটাই কাজ করেছে, দুর্নীতি এবং কমিশন খাওয়ার সরকার, এছাড়া কোনো নয়। যে সরকারের ক্ষেত্রে 4 জন 5 6 জন এমএলএ এমপিরা সারা জেলে থাকে দুর্নীতির দায়,
বলুন তো কোনো স্টেটে এরকম আছে? কোনো স্টেটে আছে? 50 কোটি টাকা বাড়ির নিচে পাওয়া যাচ্ছে, আছে? মানুষের ঘৃণা করা উচিত এই সরকারটাকে, ঘৃণার যোগ্য না। শেষ কথা ওটাই, শহরের মুখ আবার কি পুরনো মুখেই ফিরবে, না কিছু নতুন কিছু আসতে চলেছে? আমাদের নতুন পুরনো মিশিয়েই কাজ। আমাদের মোদিজিও আছে, আমাদের নবীনজিও আছে। নবীনজি একজন নতুন, আবার মোদিজিও আছে। নবীনজি দাঁড়িয়ে বলছে সবার সামনে, আরে মোদিজি নবীনজিকে বলছে যে ইউ আর মাই বস। তো এটা চলবে, আমাদের পুরনো থাকবে, নতুনও থাকবে। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটা কার্যকর্তাই মূল্যবান, তাদের যতটুকু কাজ থাকবে সব কিছু কাজ তারা করবে, এবং এটা একটা আদর্শের, আবেগের কাজ। আমরা কিন্তু দলটা এমনি হয়নি, আমাদের একটা কিন্তু জনসাধারণের একটা কথা বারবার উঠে আসে, ভোটের সময় এদের বেশি সক্রিয় হতে দেখা যায়। আমরা তো বিরোধী, কি বলবেন এই ব্যাপারে? আমরা তো বিরোধী, আমাদের কাজ করার স্কোপ নেই ভোটের সময়। কেন? আমরা তো সারা বছর ধরে মানুষের জন্য কাজ করেছে। কেন রাস্তা ডেভেলপমেন্ট হয়নি? ভারতবর্ষের ইকোনমি ডেভেলপমেন্ট হয়নি? আজকে আমাদের মেয়েদের যখন আমাদের যখন কাশ্মীরে যখন হিন্দুদের নাম ধরে বলছে হিন্দু কিনা, তা গুলি করে মেরেছে, তার বদলে অপারেশন সিন্দুর হয়নি? হয়েছে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। কি হয়েছে? আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। কি হয়েছে? আমাদের চোখ খুলে রেখে দেখতে হবে ভারতবর্ষের অন্য কোন জায়গায় কী হচ্ছে না হচ্ছে। আমরা শুধু যদি কুয়োর ভিতরে বসে থেকে কুয়োই দেখি, কুয়োর ভেতরটাই দেখি, তাহলে কিন্তু দেখা যাবে না। ধন্যবাদ আপনাকে। धन्यवाद रथिन बोस, आपने बहुत एक काफ़ी लंबा समय दिया हमें इस लेट्स टॉक के अंदर में। बहुत कम लोग होते हैं जिनसे हम उम्मीद कर पाते हैं कि वो हमारे जो जनता के जो सवाल है उनके सही तरह से जवाब दे पाए। आप बहुत खुलकर जवाब दे रहे थे, और आपकी बातों में कहीं पे कोई पॉज नहीं था, कहीं पे कोई फुल स्टॉप नहीं था। आपसे जो भी हमने सवाल पूछे, चाहे सीमांचल का मुद्दा हो, चाहे किसी भी तरह का जो आपको आपकी सरकार के लिए या आपकी भाजपा के लिए हो सकता है थोड़ा कहीं ना कहीं आपको संकट में डाल सकता है, मगर आपने खुलकर उन बातों पर बात की। अब आखिरी दौर में हम चाहेंगे अगर आप सीधे तौर पे हमारे द्वारा जनता से कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। এই নমস্কার, আমি শুধু এইটুকু বলবো, আপনি খোলা মনে, আপনি যে দলের সমর্থন হোক না কেন, আপনি চিন্তা করুন যে পশ্চিমবঙ্গটা কোন জায়গায় আছে, আর কোন জায়গাটা যেতে পারে, কোন জায়গাটা ছিল, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এবং আপনার আগামী দিনগুলো, মানে অতীত, তিনটে মিলিয়ে দেখবেন আমরা কোথায় পিছিয়ে আছি, কেন পিছিয়ে আছি। গণতন্ত্রের যে মূল নিয়ম সেটা হচ্ছে পরিবর্তন করা। আপনাদের সুযোগ এসছে, আপনারা আগামী দিনে একটা সময়ের জন্য আপনারা যে কাজটা করবেন শুধুমাত্র 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার মধ্যে, সেটা কিন্তু আগামী 5 বছর আপনার হয়ে কাজ করবে, আপনার পক্ষে বিপক্ষে, কিংবা আপনার উন্নতি অবনতির জন্য কাজ করবে। তাই সবার কাছে অনুরোধ, চিন্তা করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে একবার সুযোগ দিন। আমি আশা করছি, আমি কথা দিচ্ছি আপনাদেরকে যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার এলে পরে পশ্চিমবঙ্গ সেই পুরনো দিন, যে পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতবর্ষকে লিড করত, পথ দেখাতো, সেই জায়গায় ফিরিয়ে আনবার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। তাই আপনারা যে বাঙালিদের ভাবার সময় এসছে, আপনারা ভাবুন এবং ভাজপাকে দূরে না সরিয়ে দিয়ে ভাজপাকে কাছে টানুন। এইটুকু শুধু আমি অনুরোধ করব আপনাদেরকে। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभी तक रथिन बोस, जो कि विभाग कन्वेनर सिलीगुड़ी के थे, और इनके अंतर्गत आएंगे 28 जो सीटें हैं वो इनके अंतर्गत आएगी, जो कि अलीपुरद्वार, कुचबिहार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग विधानसभा का जो क्षेत्र है वह रहेगा। तो इनके साथ जो हमने बातचीत की उनसे, और इनके बारे में जो इन्होंने जो दावा किया 16 से 28% तक का जो वोट प्रतिशत को इन्होंने बढ़ाया, और 16 से 40% तक का, अगर यह आंकड़ा इनके हिसाब से, इनके दावों के हिसाब से सटीक है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप निभाने जा रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में रथिन दा। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपको जो पद मिला है
उस पर आप दिलो जान से लगे रहेंगे। जिस तरह से आप अभी तक 2012 से लेकर अभी तक आप लगे हुए थे, उसी तरह लगे रहेंगे। और चुनाव के दौरान फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, कोशिश करेंगे कि फिर से एक बार हम जो उस समय की वस्तु स्थिति रहती है, जो प्रेजेंट पोजीशन रहती है, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप क्या सोचते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव के बारे में, और इस एपिसोड में आपने जो देखा उससे आपको क्या लगता है, इस बारे में ज़रूर आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। और हमेशा हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।